नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। कन्वर्ट होकर आईसिस आतंकी बनी हिंदू और ईसाई लड़कियों के जीवन पर आधारित फिल्म द केरल स्टोरी को रिलीज हुए आज एक हफ्ता हो गया, लेकिन फिल्म पर जितनी चर्चा सिनेमा हॉल के बाहर नहीं हो रही जितनी सिनेमा हॉल के अंदर नहीं हो रही उतनी सिनेमा हॉल के बाहर हो रही है। उससे ज्यादा हंगामा देश की राजनीति में मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी पूरी कैबिनेट के साथ द केरल स्टोरी फिल्म को देखा। उन्होंने सिनेमा हॉल की अपनी तस्वीर के साथ ट्वीट करते हुए फिल्म से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं भी दी। लेकिन योगी के इस ट्वीट के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी एक ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने लिखा, पिक्चर आगे नहीं पीछे बैठकर देखी जाती है। माननीय यूपी की कहानी पर ध्यान दें तो शायद प्रदेश का कुछ उद्धार हो जाए। अखिलेश जी यूपी की किस कहानी की बात कर रहे हैं ये तो पता नहीं। हाल फिलहाल में यूपी की जो कहानी सबसे ज्यादा चर्चा में रही है वो है अतीक अहमद कांड। मैं आज अतीक अहमद कांड के बाद अतीक के पूर्व मुसलमान सांसद देखने वाली कुछ नेताओं की मानसिकता पर बात करने से बचना चाहती हूँ, क्योंकि अतीक अहमद हमारे हिसाब से एक डॉन, एक माफिया, एक आतंकवादी, एक खूनी था। उसका धर्म नहीं होता और धर्म देखने वालों को शायद इससे परहेज करना चाहिए। लेकिन आज का मुद्दा है द केरल स्टोरी के बहाने उठ रही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, जिसमें आरोप है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आईसिस के लव जिहाद एजेंडे को भी कवर फायर देने की कोशिश हो रही है। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने द केरल स्टोरी को पश्चिम बंगाल में बैन और तमिलनाडु में शैडो बैन किए जाने की याचिका पर नोटिस जारी किए हैं। इस मामले पर अगली सुनवाई अगले बुधवार को होगी। बंगाल में बैन को लेकर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने एक सख्त टिप्पणी भी की है। इस टिप्पणी को आगे जरूर दिखाऊंगी। आज पब्लिक सवाल पूछ रही है और सवाल पब्लिक का है कि क्या फिल्म पर केरल और तमिलनाडु से लेकर यूपी और यूपी से लेकर बंगाल तक हो रहे हंगामे ने 2024 की लड़ाई का एक और मुद्दा खड़ा कर दिया है? क्या द केरल स्टोरी ने एक बार फिर खुद को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का चैंपियन कहने वालों की पॉलिटिक्स को बेनकाब कर दिया है? क्या टीम मोदी अब द केरल स्टोरी के बहाने विपक्ष के खिलाफ विचारधारा की सबसे बड़ी जंग लड़ रहे हैं? यही है आज सवाल पब्लिक का। द केरला स्टोरी को लोगों को देखने से रोकने के लिए पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर का बहाना दिया गया है। 8 मई को फिल्म को बैन करते हुए ममता बनर्जी ने खुद कहा था, घृणा और हिंसा की किसी वारदात को रोकने और राज्य में शांति स्थापित करने के लिए फिल्म पर यह बैन लगाया गया है। ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल सिनेमा रेगुलेशन एक्ट 1954 के सेक्शन 6(1) के तहत द केरला स्टोरी को बैन कर दिया। लेकिन आज फिल्म निर्माताओं की याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की टिप्पणी बेहद अहम है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, फिल्म पूरे देश में रिलीज हुई है। पश्चिम बंगाल देश के अन्य हिस्सों से अलग तो नहीं है। अगर ये अन्य हिस्सों में दिखाई जा सकती है, पश्चिम बंगाल में फिल्म बैन क्यों है? अगर जनता को लगेगा कि फिल्म देखने लायक नहीं है तो वो इसे नहीं देखेंगे। ये पश्चिम बंगाल जैसी डेमोग्राफिक प्रोफाइल वाले देश के अन्य हिस्सों में भी दिखाई जा रही है। आप फिल्म को दिखाने से क्यों रोक रहे हैं? ये सवाल उन्होंने पश्चिम बंगाल की सरकार से पूछा। आपको याद दिला दूं दर्शकों कि फिल्म को सुप्रीम कोर्ट से और केरला हाई कोर्ट से दोनों से रिलीज होने से रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन अदालतों ने फिल्म की रिलीज नहीं रोकी, क्योंकि उन्होंने फिल्म में ऐसा कुछ नहीं पाया जिससे लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था पर कोई भी असर पड़ता हो या ये फिल्म किसी भी धर्म विशेष के
अगेंस्ट पाई जाए, ऐसा कहीं भी नहीं देखा गया। लेकिन अब जब एक और बंगाल में फिल्म अभी बैन है, तो दूसरी बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हरियाणा में फिल्म टैक्स फ्री की जा चुकी है। आज योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट के साथ फिल्म देखी, तो योगी से पहले अपने परिवार और कैबिनेट के साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने द केरला स्टोरी भी देखी थी। फिल्म को देखने के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा था, आपको सुनवाते हैं। I'd like to appeal people of India to see Kerala story along with their family, particularly along with their girl child. This will be a big education for everyone, and I am sure that will lead to a healthy family life, secure social life. I once again compliment the producers of Kerala Story for producing such a film. द केरला स्टोरी को लेकर विपक्ष के रवैये पर सबसे पहला बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 मई को ही किया था। उन्होंने कहा था कि आतंक समाज को चुपचाप खोखला कर रहा है। केरला स्टोरी आतंकी साजिश पर बनी एक फिल्म है, लेकिन कांग्रेस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी नजर आ रही है। जाहिर तौर पर बीजेपी द केरला स्टोरी के बहाने तुष्टीकरण के आरोपों को धार दे रही है, लेकिन उधर फिल्म पर बैन ही नहीं लगा। इस फिल्म के निर्माताओं को सरेआम फांसी देने की मांग एक एनसीपी नेता जितेंद्र अवाद ने कर डाली। इस बयान का कुछ और विपक्षी नेताओं ने समर्थन भी किया था। सुनिए जितेंद्र अवाद का ये बयान। केरला फाईल्सच्या नावाखाली एका राज्याला तर बदनाम केलंच, पण तिथल्या महिला भगिनींना पण बदनाम केलं। आता आकडा ऑफिशियल येतोय 32,000 कोटी आणि 3 कोटी। हा जो कोण प्रोड्युसर आहे ज्यांनी हे काल्पनिक चित्र उभं केलं, त्याला तर भरचौकात फाशी द्यायला पाहिजे। आणि जो कोणी ह्याचा प्रोपगंडा करतायत त्यांना लाजही वाटत नाही। तो आज सवाल पब्लिक का है, क्या द केरला स्टोरी पर योगी और हिमंता वर्सेस ममता और अखिलेश की लड़ाई 2024 का ट्रेलर है? सवाल नंबर 2, द केरला स्टोरी अगर देश के बाकी हिस्से में देखी जा रही है तो ममता ने बंगाल में कानून व्यवस्था का डर क्यों दिखाया है? सवाल नंबर 3, नेताओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नजरिया पार्टी पॉलिटिक्स के आधार पर बदल क्यों जाता है? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है, और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शलभ मणि त्रिपाठी, प्रवक्ता है बीजेपी के, सुभ्राष्टा जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, इनके साथ जुड़ रहे हैं वारिस पठान, प्रवक्ता एआईएमआईएम के एडवोकेट भी है, मानव जायसवाल प्रवक्ता है तृणमूल कांग्रेस के, और अनुराग भदौरिया प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। मानव जायसवाल जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूं, सारे देश के हिस्सों में देखी जा रही है द केरला स्टोरी, अब बंगाल में ऐसा क्या है कि आप वहां की कानून व्यवस्था संभाल ही नहीं पा रहे? डर लग रहा है आपको एक फिल्म दिखाने से? और आज चीफ जस्टिस ने यही सवाल आपसे पूछा है, अरे बाकी हिस्सों में देश के अगर देखी जा सकती है, वहां कानून व्यवस्था में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप किस बात से डर रहे हैं? मनोज जायसवाल जी, आज जवाब देने का वक्त आ गया है। भाविका जी, सॉरी नाविका जी, माफ कीजिएगा मानव जायसवाल जी, माफ कीजिएगा, माफ कीजिए। बहरहाल सभी को मेरा नमस्कार है। देखिए, बहुत डिफिकल्ट नहीं है बीजेपी के मैंडेट को जानना, बीजेपी के जो नैरेटिव है उसको जानना। आज जिस तरीके से केरला फाइल की बात हो रही है, वहां पे इन्होंने पहले क्या एडवर्टीजमेंट करी, 32,000 महिलाओं के साथ ऐसा हुआ, उन लोगों ने आईसिस ज्वाइन करी, उनका कन्वर्शन हुआ केरला में, और इसके बाद में उन्होंने हाइप क्रिएट करी और मूवी को चलाने की कोशिश करी। और मूवी में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे कॉन्कॉप्टेड है, डिस्टॉर्टेड स्टोरीज है, ये दिखाया जा रहा है, लेकिन उसको स्टंपिंग कौन कर रहा है, उसको सर्टिफिकेट कौन दे रहे हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा। उनके पास तो कुछ कार्यालय में कुछ काम होगा नहीं, उनको मूवी देखना है और मूवी से लोगों को अवगत कराना चाहते कि क्या है, क्योंकि इनके पास शिक्षा का तो कोई ABC बोल के जानते नहीं है। और वहीं पे है हमारे योगी आदित्यनाथ जी, अजय कुमार बिष्ट जी, नाम परिवर्तित करते हैं, और वो क्या कर रहे हैं? वो भी यही कर रहे हैं कि भैया हम कैबिनेट के साथ देखेंगे, इसको प्रमोट करेंगे, भाई हमको पैसे मिल रहे हैं, और पैसे इनको कैसे मिल रहे हैं कि भाई दूसरों को बदनाम कर,
ये बदनाम वाली राजनीति करना चाहते हैं। वो चाणक्य ने बोला था ना, जो तुमको हरा नहीं सकेगा वो तुमको बदनाम करेगा। तो ये बदनाम करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, पूरा भारत पूछना चाहता है, ये जो प्रोपेगेंडा आपने चलाया कि 32,000 महिलाओं के साथ केरल में ऐसा हुआ, इससे केरल की छवि क्या हुई? इससे हमारे देश की छवि में कितना इजाफा हुआ? कौन बेटियों को विदेश से हमारे भारत में भेजेगा कि भारत में आईसिसकरण हो रहा है? और ये हमारे वाह मानव जी, वाह मानव जी, आज मुझे आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जब चलनी थी तो देश का कितना उद्धार हो रहा था उससे, वो तो आपको फ्री में देखनी थी, उसका तो लिंक आपको चाहिए था। उसके लिंक तो आप ही के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भगा रहे थे इधर से उधर के हमें तो देखनी है, डेमोक्रेसी में अभिव्यक्ति की आजादी चाहिए। वहां आपका रवैया अलग, यहाँ आपका रवैया अलग। ये क्या है? और 32,000 लड़कियों की कहानी की जो बात है वो तो केरला हाईकोर्ट में ये मामला सेटल हो चुका है। और उन्होंने वो टिप्पणी, वो जो टीजर था, 32,000 हो या 3 लड़कियां हो, एक के साथ भी ऐसा क्यों हो, ये सवाल है। और वारिस पठान जी, मेरा आपसे सवाल है, सवाल 32,000 लड़कियों का हो या 3 लड़कियों का हो, सवाल है कि ये भारत में अगर हो रहा है, और ये तो एक फिल्म है, ये तो कहीं नहीं लिखा कि फिल्म हमेशा एक पूरी तरह से रियल स्टोरी पर, उन्होंने कहा सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। अब उसमें आपको क्या टेंशन होने लगी? और दूसरा सवाल मेरा कि आप लोग मिलकर सारे नेता ये सर्टिफिकेशन बोर्ड सीबीएफसी बंद क्यों नहीं कर देते? आप ही लोग तय करिए, कैबिनेट में डिसाइड करिए, भाई हमारे राज्य में दिखानी है नहीं दिखानी है। आप अभिव्यक्ति की आजादी चाहते हैं बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी केरला स्टोरी में नहीं चाहते। ये कौन सा मापदंड है आपका? वारिस पठान, आज देश को समझा ही दीजिए। देखिए नविका जी, कुछ लोगों का, कुछ प्रोड्यूसर्स का, फिल्म मेकर्स का एक धंधा बन गया है कि झूठा प्रोपेगेंडा और ख़ास तौर से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली फिल्म बनाओ, उससे 2 रुपये मिल जाएंगे, पैसा कमा लेंगे। वो ये नहीं सोचते कि इस झूठी प्रोपेगेंडा फिल्म बनाने से कितनी देश में नफरत फैलती है, कितनी अराजकता होती है। आज आप देखिए, जो लोग पिक्चर देख के आ रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा फिल्म जो है द केरला स्टोरी, बाहर आकर किस तरह के बयानबाजी दे रहे हैं। सुनिए, आप, हमारे पास वीडियो है, किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। बात नंबर 2 ये नविका जी कि इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्म जो है, जो झूठ के आधार पर बनाई गई है, या फिक्शन है या फैक्ट है ये भी नहीं पता है, इसका प्रमोशन विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री कहने वाला हमारा देश का प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री बीजेपी के अपनी प्रायोरिटीज से पीछे हट गई है। प्रधानमंत्री को ये नहीं दिख रहा था कि मेघालय, मणिपुर के अंदर 100 से ज़्यादा लोगों की जान चले गई, उस पर खामोश रह गए। कश्मीर में हमारे जवान शहीद हो गए, उस पर खामोश थे। और चुनिंदा वोटों के लिए आप एक प्रोपेगेंडा फिल्म का प्रमोशन कर रहे हो। अब योगी जी जाकर थिएटर के अंदर बैठ के पिक्चर देख रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है नविका जी कि फिल्म प्रमोशन के लिए अब शायद मोदी और योगी को कपिल शर्मा के शो का भी सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर वहां चला जाता है अपना स्टार कास्ट को लेके। तो किस तरह का, और ये झूठ क्या था? पहले 32,000 बनाया इन्होंने, कहा एक टीजर है, ट्रेलर है, ताकि लोगों के अंदर एक ये आ जाए, अरे क्या हो गया, इतना सारा, एक अफवाह फैल जाए, ये हो जाए। उसके बाद में आ गए 3 के ऊपर। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई इनको, तो इन्होंने क्या कहा, हमको इन्फॉर्मेशन मिला था, फिर अपने सोशल मीडिया से पूरा हटा दिया। मैं एक बात बताना चाहूंगा नविका जी, आपके चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों को, एक यूट्यूबर है, उसका नाम बता देता हूं, ध्रुव राठी करके, उसने पूरी द रियल केरला स्टोरी है उसके ऊपर एक फैक्ट बना के पूरा वीडियो निकाला है। आप उसको एक मरतबा सुन लेंगे तो आपको रियल पिक्चर केरला का पता चल जाएगा। उसने बताया है, यूएस का स्टैटिस्टिक डेटा है जो बताता है कि सिर्फ 66 नॉन फाइटर्स आईएसआईएस में गए थे 2000। मैं जो मामला कोर्ट में नहीं है, मैं किसी यूट्यूबर को की सर्टिफिकेशन के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ, लेकिन वारिस पठान जी ये सवाल बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पे आपके जहन में क्यों नहीं आया? मेरा तो इतना सा ही सवाल है,
कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर ऐसा अच्छा, ये सवाल सवाल। आपके दिमाग में क्यों नहीं आता अच्छा, मैं है? आपका जवाब लेकिन देता हूं। आपका 60 सेकंड खत्म हुआ और अब शलभ मणि त्रिपाठी जी मेरे दिमाग आप में आया जवाब है। दे दीजिए। आप जवाब दे ये मेरा दीजिए 10 कि सेकंड और दे दो। अरे आप आपके चैनल में 10 सेकंड मुझे मिल जाएगा तो कौन सा आसमान अरे टूट भाई पड़ेगा। अच्छा चलिए, क्या सवाल है? 10 सेकंड और दे दो। ले मैं लीजिए बताता हूं, सर, नविका जी, ले लीजिए। परजानिया फिल्म को गुजरात के अंदर क्यों बैंड किया था ये लोगों ने? बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री जो दिखाता था 2020 का प्रोग्राम गुजरात में जो हुआ मुसलमानों का नरसंहार, जिसका मेन सुपरस्टार कौन था, उस फिल्म पे क्यों बैंड लगा दिया? जब सबको देखने का अधिकार है तो वो फिल्म भी देखना चाहिए देश के लोगों को, उसको क्यों नहीं दिखाया? उनको तो आपने उस बैंड पर भी लगा के सुप्रीम बंद कर कोर्ट दिया। ने कहा इसी था, फिल्म को आपको सुप्रीम दिखाना कोर्ट कि ने उस नफरत पर भी फैला कहा, दिया। सुप्रीम प्रोपेगेंडा कोर्ट ने कैसा होता है? केरला एक स्टोरी एग्जाम्पल। पर भी कहा। एक एग्जाम्पल। लेकिन आपको एक भी तो एग्जाम्पल। कभी कभी दर्द होता है, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जी, पर छोटा नहीं सा होता, एग्जाम्पल दे रहा हूं केरला आपके स्टोरी दर्शकों पर के होता लिए। है। अब शलभ मणि त्रिपाठी जी आपको जवाब देंगे। शलभ मणि, प्रोपेगेंडा कैसा फैलाते हैं? नाविका जी देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि ये फिल्म मैंने भी देखी है। सुन लीजिए। नहीं, बोलने दीजिए, ऐसे बात नहीं हो पाएगी, आप मेरा वक्त जाया मत करिए। नाविका जी, ये फिल्म मैंने भी देखी है। उस फिल्म में मुझे लगता है कि जो इल्जाम है वो इल्जाम आईएसआईएस के लोगों के ऊपर है, आईएसआईएस के आतंकवादियों के ऊपर है, आईएसआईएस के जो चरमपंथी उनके ऊपर है। लेकिन मैं तो हतप्रभ हूं कि आपकी जो डिबेट चल रही है उसमें आप आईएसआईएस के किसी प्रवक्ता को तो नहीं ढूंढ पाए। लेकिन देखिए, आईएसआईएस को डिफेंड करने के लिए एआईएमएम आ गया, ममता जी की पार्टी के लोग आ गए, और मुझे लगता है कि हरे कुर्ते में हमारे जो साथी अनुराग भदौरिया बैठे हैं वो भी आईएसआईएस को डिफेंड करेंगे, क्योंकि पूरी स्टोरी तो आईएसआईएस को लेकर है, उनके चरमपंथियों को लेकर है। और आप 30,000 की बात करते हैं, किसको नहीं पता कि ये घटना 50,000 से ऊपर हो चुकी है। इसको लेकर केरल हाई कोर्ट तक ने वहां चिंता व्यक्त की है। तमाम सारे जो सुरक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोग हैं उन्होंने चिंता व्यक्त की है। किसको नहीं पता है कि चाउमीन का ठेला चलाने वाले का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 10-10 लाख के वकील लड़ते हैं। उनका पैसा क्या वारिस पठान भेजते हैं या उनका पैसा ममता दीदी भेजती हैं? उनका पैसा कहां से आता है? इस सब करने वालों का पैसा, ये सबको हर किसी को पता है। चाहे उत्तर प्रदेश रहा हो, चाहे वो बंगाल रहा हो, चाहे वो केरला रहा हो। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने कड़ा कानून बनाया और कानून बनने के बाद से अब तक 500 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए कि लव जिहाद हो रहा है? और ये बात सिर्फ हिंदू मुसलमान की नहीं है, शिया जो लड़कियां हैं उनके साथ किस तरह का अत्याचार हो रहा है। आप देखिए, वीडियो वायरल है, वीडियो पे किस तरह के पुराने वीडियो पड़े हुए हैं जिसमें वो कहते हैं कि हमें नीली आंखों वाली लड़की चाहिए, उसके बदले हम पिस्टल देंगे। यानी पिस्टल के बदले एक नीली आंखों वाली लड़कियों की इज्जत लगाई जाती है दांव पर। तो शर्म नहीं आती उसको डिफेंड करते हुए? शर्म नहीं आती आईएसआईएस के पक्ष में बोलते हुए? और आप इसको कहते हैं कि प्रोपेगेंडा है। जरा जाकर उन परिवारों जवाब से दीजिए पूछिए, वारिस वो पठान जी, अगर मुझे आपत्ति आईसिस है। पर उंगली उठाई जाती है तो आपको दर्द क्यों होता है? ये सवाल अच्छा। पूछ रहे हैं शलभ मणि त्रिपाठी आपसे। अच्छा, शलभ मणि त्रिपाठी का प्रॉब्लम ये है कि ये कभी सुनते नहीं ना हमारी पुरानी बातें। आईएसआईएस नहीं, मेरे समय पे आप बोलेंगे तो मैं कैसे सुनूंगा? किसी ने खंडन आप अपने किया समय पर बोलिए। आईएसआईएस को हमारे चीफ हमारे चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आईएसआईएस के बगदादी को जहन्नुम का कुत्ता कहा था, हेल ऑफ डॉग कहा था। हम तो सबसे पहले वो लोग थे जिन्होंने हर किस्म की टेररिस्ट और टेररिज्म एक्टिविटी का खंडन किया था। आप उसको क्यों नहीं याद दिलाते? अब प्रोपेगेंडा कैसा फैलता है मालूम है? अगर कोई बोल देता है इंडिया स्टोरी, उसके अंदर आप बोल दो कि इंडिया के अंदर लोग प्लेन के अंदर जाते हैं, पेशाब कर देते हैं बाजू वाले के ऊपर। हजारों की संख्या में 50,000 लोगों ने पेशाब कर दिया बाजू वाले के ऊपर। फिर पता चलता है कि 50,000 नहीं, 1-2 ने किया। तो ये होता है प्रोपेगेंडा, झूठ फैलाकर 2 रुपये कमाने वाली बात शलभ मणि। और समझो इसका खामियाजा कौन भुगतता है? कल को खुदा ना खास्ता अगर इसी तरह कोई आके बाहर कुछ बोल दिया और कुछ हो गया तो कौन इसकी जवाबदारी लेगा? आप लोग जवाबदारी, आप लेंगे इसकी जिम्मेदारी। परजानिया को इसलिए तो बैंड किया था ना कि कुछ भी हो सकता है। बीबीसी को इसीलिए तो बैंड किया था कि उस पिक्चर लगने के बाद में कुछ भी अराजकता फैल सकती है। तो क्यों नफरत फैलाना? मैं चाहता हूं हमारे देश का माहौल शांत बना रहे, इसलिए हम चाहते हैं कि इस तरह का फॉल्स प्रोपेगेंडा शलभ मणि त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। हम तो परजानिया पर आपका रवैया अलग और केरला स्टोरी पर अलग क्यों, ये सवाल है। देखिए, आप जो कह रहे हैं शांति बनी रहे, हम भी शांति के पक्षधर हैं। लेकिन लड़कियों को निशाना बनाकर, मासूम बहनों को निशाना बनाकर अगर कुछ हो रहा है तो उसको देश के सामने आने दीजिए। उससे आप घबराते क्यों हैं? कश्मीर पर कोई फिल्म बनती है तो वारिस पठान परेशान हो जाते हैं। कश्मीर के टेररिज्म पे बन जाए, कश्मीर में जिस तरह से कन्वर्जन हुआ उसको लेकर बन जाए, या केरला की स्टोरी को लेकर बन जाए जिसको लेकर वहां की तो एक्स चीफ मिनिस्टर बोलने दीजिए। नहीं, अभी का जिस तरह बात वहां के एक्स चीफ मिनिस्टर ने कुछ कहा, वारिस भाई मैं भी फिर बोलने नहीं दूंगा। देखिए, मैं भी फिर बोलने नहीं दूंगा, फिर आपका वक्त जाया जाए। मुझे बोलने दीजिए। आप इतना विचलित क्यों होते हैं? लव जिहाद की कहानी अगर सामने आती है, चाहे वो शिया लड़कियां नहीं हो, चाहे हिंदू लड़कियां नहीं हो, चाहे क्रिश्चियन लड़कियां नहीं हो, चाहे वो सिख परिवारों की बहनें रही हो, अगर उनके साथ इस तरह का वहशियाना हरकत हो रही है
और घटनाएं सामने आ रही तो आपको तड़प क्यों होती है? आप परेशान क्यों होते हैं? क्या आईएसआईएस क्या प्रवक्ता है क्या? या आईएसआईएस का जो फंड चल रहा है वहां से तो तमाम जो है इंटरनेट के जरिए लोगों तक पहुंच रहा है कि आपको भी माना जाए? आप जिस यूट्यूबर की बात कर रहे हैं, जरा उसका यूट्यूबर आप देखिएगा, और उसके अंदर वो कहता है कितनी बहुत बड़ी संख्या में कन्वर्जन, बोलने दीजिए, उस बहुत बड़ी संख्या में वो कहता है कि शादियां हुई हैं, गैर धार्मिक शादियां हुई है, लेकिन वो कहता है इसके पीछे कारण ये नहीं स्टैब्लिश नहीं हो पाया। तो जब पूरा का पूरा तंत्र इन घटनाओं को दबाने के लिए बैठा था केरला के भीतर, तो कहां से स्टैब्लिश होगा? जब थाने के भीतर लव जिहाद के मुकदमे नहीं लिखे जाते थे, जब थानों के भीतर इस तरह का काम करने वालों को प्रश्रय दिया जाता था। वारिस पठान जी, मेरा एक ही सवाल है आपसे। वारिस पठान जी, मेरा एक ही सवाल है आपसे। आपने केरला स्टोरी फिल्म देखी है, हाँ या ना? हाँ या ना? आपने देखा क्या? आपने देखी है कि नहीं? आपने देखा? वारिस पठान जी, जर्नलिस्ट मैं हूं, आप पॉलिटिशियन हैं, सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं, बता दीजिए। पब्लिक सवाल आपसे पूछ रही है, आपने द केरला स्टोरी देखी है, यस और नो, हाँ या ना? बड़ा सरल सा सवाल पूछा है। 3 घंटा फुजूल झूठी प्रोपोगेंडा पिक्चर पे पैसा लुटाने का कोई ये नहीं है। मैं इसी 3rd ग्रेड सी ग्रेड प्रोपोगेंडा फिल्म देखना पसंद नहीं करूंगा, मगर लिफाफा देख के अंदर का मजमून पढ़ लेते हैं हम लोग। लिफाफा देखा है, चिट्ठी देखी नहीं, और प्रोपोगेंडा भी पता चल गया, ये भी पता चल गया कि देश के मुसलमानों के खिलाफ है। अनुराग भदौरिया, मैंने आज देश के सामने ये तय हो गया कि वारिस पठान जी इतना लड़ रहे हैं जिस फिल्म के लिए, वो फिल्म उन्होंने देखी ही नहीं। उसको कह रहे हैं प्रोपोगेंडा फिल्म, उसको कह रहे हैं फिल्म जो इस देश में हेट फैलाएगा, इस देश में द्वेष फैलाएगा। वो फिल्म उन्होंने देखी नहीं है, बस लेक्चर दे रहे हैं देश को। अलबत्ता और फिल्म 3 घंटे की नहीं है, मैं आपको बताना चाहती हूँ 2 घंटे 18 मिनट की फिल्म है। अगर आप चाहें तो 2 घंटे 18 मिनट की फिल्म देख ले, उसके बाद उस पर टिप्पणी करें तो शायद देश आपकी बात मानने को तैयार हो जाएगा। अनुराग भदौरिया जी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अनुराग भदौरिया जी, आपने फिल्म देखी है? आपने फिल्म देखी है? मैंने नहीं देखी, मैं ऐसी बेकार की फिल्में नहीं देखता हूँ। पहले रिव्यू, पहले कंक्लूजन देखा ही नहीं। सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। अरे आप बात तो सुन लीजिए, आप हावी मत होइए, आप एजेंडा मत चलाइए, मुझे बोलने दीजिए। आपने बोलने का मौका दिया तो बोलने दीजिए ना, कम से कम 1 मिनट तो रुकिए। ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि आप बोलने नहीं दे रही हैं, आप मुझे बोलने दीजिए। मैंने कहा एक मूवी आई है बहुत मजलूम है, आपने देखी है नाविका जी? अफवाह देखी है? अफवाह आपने देखी? क्योंकि आप नहीं उस पर चर्चा करना चाहते। वो भी एक मूवी है जिसमें लव जिहाद के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा कैसे फैलाया जाता है, समाज के अंदर में कैसे अफवाह फैलाई जाती है। देखिए आपने, सुधीर मिश्रा की मूवी आई है, उस पर चर्चा क्यों नहीं होगी? मैं मानता हूं इस पर भी चर्चा हो। केरला मूवी के जो यहाँ केरला स्टोरी आई, इस पर भी चर्चा हो, अफवाह पे भी चर्चा हो। क्या अफवाह मूवी नहीं है? क्या वो सेंसर बोर्ड से पास नहीं हुई? क्या उसके बारे में देश में चर्चा नहीं होनी चाहिए? अगर केरला स्टोरी पे चर्चा हो सकती तो अफवाह पे क्यों नहीं चर्चा हो सकती? इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी उस मूवी पे चर्चा करेगी जो उनको जो लगेगा उनके एजेंडे को सेट करती है, उसको देश से कोई मतलब नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, अफवाह की भी इतनी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए? उसको भी टैक्स फ्री करना चाहिए था, उसको भी इसी तरह से लोगों को दिखाना चाहिए था, पता चलना चाहिए था हिंदुस्तान में एक केरला स्टोरी, एक तरह अफवाह, दोनों स्टोरी चलनी चाहिए तो लोगों को पता चलता है कि हिंदुस्तान में हो क्या रहा है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि भाई आप एक तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? भाई एक तरफ कैसे चल सकते हैं? एक मूवी की बात करेंगे, दूसरी मूवी की बात नहीं करेंगे, तो ये तो गलत है ना। एक मूवी की बात होगी, दूसरी क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे पूछा, अफवाह की क्यों नहीं बात होनी चाहिए? मेरा सीधा सवाल है, कीजिए इस पे बात। किसने रोका अफवाह पे बात करने के लिए? क्या वो हिंदुस्तानी मूवी नहीं है? क्या हिंदुस्तान की समस्या को नहीं दर्शाती है? क्या हिंदुस्तान के जो समाज के अंदर में हो रहा है उसको नहीं दर्शाती है? उस पर चर्चा नहीं है क्योंकि वो आपको सूट नहीं कर रही है, उस पर कोई बात नहीं होगी, टैक्स फ्री नहीं होगी। इसीलिए मैं नाविका जी आपसे कहना चाहता हूं, सीधी सी बात यह है, यही भारतीय जनता पार्टी कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही भारतीय जनता पार्टी आज क्या कह रही है? केरला में देखिए क्या हो रहा है, देखिए बिहार में क्या हो रहा है। जहां इनकी सरकारें नहीं है वहां पे बताएंगे देखो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वहां महंगाई ज्यादा है, वहां बेरोजगारी ज्यादा है। जहां इनकी सरकार है उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अरे प्रभु, केंद्र की सरकार तो सबके लिए बराबर होती है, ये आपकी जिम्मेदारी है।
आप जब चुनाव लड़ते तब यही कहते हैं, हम उठाइए आएंगे, ना मुद्दा हिंदुस्तान को अनुराग भदौरिया शादी जी, कराएंगे, हिंदुस्तान में महिलाओं का सम्मान आप होगा। विपक्ष में तो हैं, आज आप सेलेक्टिव मुद्दा कैसे हो गए? उठाइए राजस्थान और में- आप मुझसे राजस्थान में सवाल पेट्रोल पूछ की रहे कीमत हैं। ज्यादा मैं है, किसी तो गुजरात पॉलिटिकल में कम पार्टी, है। किसी ये कैसे राजनीतिक चलेगा भाई? दल की प्रवक्ता नहीं हूं। जो कंटेंट मुझे देखना होगा मैं देखने के लिए स्वतंत्र हूं, और जो कंटेंट देश की राजनीति में इतने हिचकोले मार रहा है उस पर डिबेट करने का मेरा पूरा हक है, मेरा पूरा हक है। अगर आपको लगता है कि ये बेकार की स्टोरी है, केरला स्टोरी बेकार की स्टोरी है, तो आप इसे मुद्दा क्यों बना रहे हैं? क्यों अखिलेश यादव जी इस पर ट्वीट कर रहे हैं? शलभ मणि त्रिपाठी जी, ये चित भी मेरी पट भी मेरी कैसे हो सकता है? मुझ पर सवाल उठा रहे हैं। मैं स्वतंत्र प्राणी हूं, मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं प्रवक्ता नहीं हूं किसी भी पार्टी की। मैं जो भी देखूं, आप जब आपने ना फिल्म देखी, आपको पता नहीं फिल्म में आईसिस के खिलाफ है, आपको ये पता नहीं, आपको ये भी पता नहीं कि ये फिल्म को प्रोपेगेंडा आप क्यों कह रहे हैं, लेकिन बस कह रहे हैं क्योंकि अगर मोदी जी ने एक तरफ का कहा है, योगी जी ने एक तरफ का कहा है, तो आपको दूसरी तरफ का कहना है बिना सोचे बिना समझे। शलभ मणि, अब नाविका जी देखिए समस्या क्या है, विपक्ष की जो तकलीफ है। अच्छा बात सुनो, अरे बात सुनो भैया, बात सुन लो। अच्छा बात सुनो नाविका जी, देखिए विपक्ष की तकलीफ क्या है ना, केरला स्टोरी विपक्ष की तकलीफ। नाविका जी बात नहीं हो पाई, इनको रोकिए। अनुराग भदौरिया जी, आप बीच में अब मत बोले। आप शलभ मणि त्रिपाठी जी आपको जवाब दे रहे हैं, आप जवाब सुने। आपको अफवाह फैलानी है, फैलाएं, देखनी है, देखें। आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं। अफवाह फैलाएं अथवा देखें, आप स्वतंत्र हैं। हमारी स्वतंत्रता हमसे मत छीनिए, और आपको इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाना है तो उठाइए, हम उस पर भी डिबेट करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन नहीं, मैं अब आपकी बात सुन चुकी। शलभ मणि त्रिपाठी जी जवाब दे रहे हैं, मैं उनकी बात अब सुनूंगी और आपका फेडर डाउन। शलभ मणि त्रिपाठी जी, डायरेक्टर, ये बताइए आप। देखिए नाविका जी, विपक्ष की समस्या ये है कि इनको समझ में नहीं आता कि 2014 के बाद से इस देश का वातावरण ऐसा बदला है कि बहुत सारे लोग थे जिनको भारत में डर लगता था, जो भारत में असहिष्णुता की बयान बहाते थे, दुकान बंद हो गई। आप देखिए जनता ने देखना बंद कर दिया। अब भैया तुम मत देखो, तुम भले फिल्म की आलोचना करते रहो, 100 करोड़ की तरफ फिल्म जा रही है, और आप जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो 1 लाख रुपया नहीं कमा पा रही है। तो अगर आप में हैसियत है, राजनीतिक हैसियत है, तो आप भी चाहिए 5-7 करोड़ कमवा दीजिए उस फिल्म को जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि ये फिल्म असलियत पे आधारित है और 100 करोड़ के करीब रेवेन्यू करने जा रही है। लेकिन मेरा सिर्फ सवाल ये है, अनुराग बोल रहे हैं, जैसे मत करो अनुराग, हम भी बोल रहे हैं, देखो हम भी रोकेंगे। आप ताली पीटो, यही ताली पीटो, ताली बजाओ, ताली बजाओ, शाबाश शाबाश शाबाश, ताली बजाओ, बहुत अच्छे। हाँ यही धंधा ठीक रहेगा, यही धंधा ठीक रहेगा, ताली बजाओ, अरे बजाओ ताली बजाओ। अनुराग जी, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर मत खराब करिए, यहाँ पर मत खराब करिए। बैन करना पड़ेगा, फिर कुछ ना कुछ तो बैन करना पड़ेगा। यहाँ आवाज नहीं, अब शलभ मणि जी जब जवाब दे रहे हैं आप सुन लीजिए। मैं टिप्पणी का टाइम आपको दूंगी, मैं आपको टिप्पणी करने का टाइम दूंगी, आप रिस्पॉन्ड करिएगा। 1 मिनट शलभ मणि। वाह वाह, अनुराग भदौरिया ताली बजाते हुए बिल्कुल बहुत अच्छे लग रहे थे। ऐसे ही ताली बजाओ, बेरोजगारी में ऐसे ही ताली बजानी पड़ती है। देखिए नाविका जी है क्या समस्या, क्या है? जो फिल्म ISIS के खिलाफ है वो समाजवादी पार्टी अपने खिलाफ मानती है, वो TMC अपने खिलाफ मानती है, वो हमारे वारिस पठान साहब अपने खिलाफ मानते हैं। यानी कि ISIS के खिलाफ जो फिल्म होगी, चरमपंथियों के खिलाफ जो फिल्म होगी, उसमें समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द होगा, उसमें ममता दीदी के पेट में दर्द होगा। ISIS के खिलाफ मत बोलो, चरमपंथियों के खिलाफ मत बोलो, आतंकवादियों के खिलाफ मत बोलो। लेकिन दुकान बंद हो चुकी है अनुराग भाई। साउथ इंडियन फिल्में इसलिए हिट हो रही हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाती हैं। वो फर्जी पिक्चरें नहीं दिखाती कि 786 का बिल्ला बांध लेता है हीरो, उसको गोली नहीं लगती है और भगवान के सामने जाके कहता है कि मैं नास्तिक हूँ। वो दौर चल, ताली बजाओ, ताली बजाओ, अरे ताली बजाओ ना अनुराग, ताली बजाओ, अच्छा लग रहा है ताली बजाते हुए। ये तुम्हारी तड़फड़ाहट जनता देख रही है और 100 करोड़ बाहर है। अगर राजनीतिक हैसियत बची है कि समाज के अंदर में जो असली समस्याओं को, जो जनता ने जिसके लिए हमें चुना है कि महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या और उनको रोजगार कैसे दें, वो छोड़ के अब नेताओं का काम है पिक्चर हिट करवाएं। थम जाइए, जनता को कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, अनुराग भदौरिया जी, आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी दर्शक को कुछ समझ में नहीं
नहीं आएगा। आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? मैं सुब्राष्ट्रा जी के पास जा रही हूँ। सुब्राष्ट्रा जी, मेरा एक सवाल है आपसे, क्या ये कोइंसिडेंस है, क्या ये एक इत्तेफाक है कि गोरखपुर मंदिर के बाहर जो जिसने अटैक किया मंदिर पर, मुर्तजा नाम का आदमी, उसे इन्होंने कह दिया भटका हुआ है, अतीक अहमद को इन्होंने कह दिया मुसलमान है इसलिए टारगेट हुआ, शाइस्ता को इन्होंने कह दिया माफिया कहना गलत है, और केरला स्टोरी को कह रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ है, आईसिस के खिलाफ तो बता ही नहीं रहे और देखी भी नहीं है फिल्म। अब ये क्या दर्शाता है आपको सुब्राष्ट्रा जी? सवाल आज इसका है। किसने बोला? नाविका जी, ये विपक्ष की बौद्धिक विपन्नता को दर्शाता है। अनुराग जी को कहिए शांत हो जाएं। उनके टर्न में मैं कुछ नहीं बोली थी, किसी के टर्न में मैंने कुछ नहीं कहा। जी आप बोले। पहली चीज, जिन लोगों जो ये अनुराग भदौरिया जी को पता नहीं किकबैक मिला है, अफवाह फिल्म जिसने बनाई है, जिस प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया है, या क्या मिला है मुझे नहीं पता। मुझे आप ये बताइए नाविका जी, क्या अफवाह फिल्म को लेकर कभी भी कोई भी कंट्रोवर्सी आपने सुनी? मैंने तो नहीं सुनी। क्या अफवाह फिल्म के बैन करने की बात किसी ने की? मैंने तो नहीं सुनी। तो जिस फिल्म को के बैन करने की बात ही नहीं है, उस फिल्म पर हम प्राइम टाइम में चर्चा क्यों करें? केरला स्टोरी को लेकर के जो भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वो प्रोपेगेंडा ये है कि ये फिल्म सच्चाई को नहीं दर्शाती। मैं पूछना चाहती हूं पैनल में बैठे किसी भी व्यक्ति से कि क्या आपने किसी भी मूवी किसी भी फिल्म निर्देशक को ये अर्हता इसको फुलफिल करते हुए देखा है क्या कि अगर कोई सच्ची घटना होगी, हम उस घटना का रूपांतरण बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री की तरह करेंगे, तभी हम फिल्म बना सकते हैं? ये अर्हता मैंने तो नहीं सुनी। पता नहीं, शायद वारिस पठान जी शायद फिल्म मेकिंग का पार्ट रहे होंगे, इसलिए उनको पता होगा, इसीलिए शायद वो इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज को लेकर के। और बात जहां तक आती है फिल्म के कंटेंट की, तो उन लोगों से क्या बात करना नाविका जी जिन्होंने फिल्म देखी ही नहीं है। मानव जायसवाल जी को बड़ी याद आ रही है अभी कि पूरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बहसें याद आ रही है मानव जायसवाल जी को। मैं गिनवाऊं कि कितनी कितनी फिल्में आई और कितनी कितनी फिल्मों का प्रमोशन हुआ जो विशुद्धता प्रोपेगेंडा थी, जो विशुद्धता प्रोपेगेंडा थी। भाई आप अगर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में भी बिलीव करते हैं ना, तो उसमें एक स्टेटमेंट आता है, उसमें अरे भाई साहब पीछे से क्यों एक एक करके बोलिए, बात पूरी तक नहीं की है। एक महिला पैनलिस्ट है, उसको तो बोलने दीजिए, उसे तो अभिव्यक्ति की इजाजत दे दीजिए। क्यों सब एक साथ बोल रहे हैं? चलिए, उनका हक है बोलना, बोलने दीजिए। जिसने भी केरला स्टोरी देखी हो, जिसने भी केरला स्टोरी का रिव्यू पढ़ा हो, जिसने भी केरला स्टोरी पे थोड़ी सी भी रिसर्च की हो, उसको ये पता होगा कि इस फिल्म में मुसलमानों के खिलाफ नहीं, इस्लामी चरमपंथ और आईसिस के खिलाफ एक कहानी कही जा रही है। अब इसमें जितने भी लोग हैं जो इसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अपने आप को स्वयं उस खेमे का बता रहे हैं जिस खेमे का होना कोई भी बौद्धिक व्यक्ति नहीं चाहेगा। और ये हमारे देश के विपक्ष का चेहरा है नाविका जी, जो ये चाहे या ना चाहे, ये डिबेट्स हो या सोशल मीडिया हो, उसके माध्यम से ये जनता को बता रहे हैं कि ये किस तरफ खड़े हैं। मानव जायसवाल जी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन पास करती है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक बार नहीं 2 बार जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट जाता है कहते हैं कि अभिव्यक्ति की इजाजत होनी चाहिए और ये फिल्म किसी के खिलाफ नहीं, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हाँ, टेररिस्ट अलबत्ता के खिलाफ है। और आज चीफ जस्टिस ने यह भी कहा बाकी देश में चल रही है तो बंगाल में क्या दिक्कत है। मानव जायसवाल जी, मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि इतना डर क्यों है। क्या आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पाएंगे? क्या ये डर है? मैडम, आपको इस पूरे विषय को 2 पक्ष में देखना होगा। पहला पक्ष, जिस तरीके से इसके प्रोपेगेंडा किया गया, 32,000 महिलाओं के बारे में बात किया गया और फिर उसी के डायरेक्टर ने बोला कि भाई 2010 से हमारे पास डेटा है, लेकिन जब डेटा की बात करने गई तो वो एज यूजुअल भाजपा की झुट्टा पार्टी जैसे वो भी चले गए जुमला मारने के लिए। तो बात यहाँ होती है कि भाई आप इस्लामीकरण की बात अगर करते हैं, कन्वर्जन की बात करते हैं, तो आप निश्चित रूप से एक पर्टिकुलर समुदाय के बारे में बात करते हैं। टेररिज्म की बात करिए तो वहां इस्लामीकरण हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे हिंदुइज्म हो, वो टेररिज्म का हिस्सा नहीं होता। हमारा यह मानना है कि कोई भी धर्म टेररिज्म का हिस्सा नहीं होता। मानव जायसवाल जी, 32,000, मैं बार बार 32,000 बार आपको कह चुकी हूं कि 32,000 वाला मुद्दा सेटल हो गया है।
केरला हाई कोर्ट ने उसको सेटल कर दिया है, वो सारे सोशल मीडिया पोस्ट हट चुके हैं। अगर उसमें कोई गलती थी तो वो गलती प्रोड्यूसर्स ने मान ली, वो हट गया। नंबर एक। नंबर दो, मैं किसी एक मिनट, मानव जायसवाल जी जरा थोड़ा सा ठंडा पानी पी लीजिए और मुझे बोलने की जरा सा इजाजत दे दीजिए। मैं कह रही हूँ दूसरा शो है मैडम, मेरा शो है तो थोड़ा सा मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल, इल्तिजा है आपसे कि मेरा सवाल सुन लीजिए थोड़ा। दूसरा सवाल जो है वो सिर्फ इतना है कि 32,000 का इशू कोर्ट में सेटल हुआ और बाकी का जो मुद्दा है कि एक धर्म के कन्वर्जन्स हो रहे हैं, ये एक धर्म की बात ही नहीं है। हिंदू भी हुए हैं कन्वर्जन्स, ईसाइयों के भी हैं, दोनों केस फिल्म में बताया जाता कि है। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही समुदाय की बात हो रही है? कहीं ना कहीं आपके पूरे प्रोपेगेंडा में, आप भी तो प्रोपेगेंडा ही कर रहे हैं, दूसरी तरफ की कर रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि अगर आतंकी संगठन ने कोई इस तरह का सिस्टम चुन लिया है तो क्या इस पर कोई फिल्म आधारित नहीं हो सकती? और बार बार कह रहे लोग पैसा कमाना चाहते। जी हाँ, कमर्शियल फिल्म है, पैसा कमाना चाहते हैं, इसमें कोई किसी के लिए बुरी बात नहीं है। ये मोरालिटी का इंडेक्स नहीं है। नहीं तो बॉलीवुड बंद करवा दीजिए, सारे एक्टर जो हैं बेरोजगार हो जाएंगे और एक बड़ी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। ये प्रॉफिट पर भी आपको दिक्कत है, क्यों? नहीं मैडम, नहीं, मैं जानता हूँ ये धंधा है और गंदा है, ये आप भी मानती है। सच में आपने सर्टिफिकेशन दे दिया कि गंदा है तो गंदा रहने दो, पैसे कमाने का मापदंड हो सकता है, चाहे वो गंदगी से क्यों ना हो। मैंने मूवी देखी नहीं, मेरे भाई ने देखी और उन्होंने सर्टिफिकेशन दे दिया। सुपर एक्स मूवी है, एक्स रेटेड मूवी का सर्टिफिकेशन उन्होंने दे दिया। बोले मैं अपने परिवार के साथ फिर सीबीएफसी बंद करवा दीजिए। और अगर आप कह रहे हैं धंधा है पर गंदा है, धंधा है पर गंदा है, तो मतलब आप फिल्में देखना बहुत पसंद करते हैं और आपने ये फिल्म भी देखी है जिसका ये गाना है, धंधा है पर गंदा है। लेकिन कई लोग राजनीति के बारे में भी ये कहते हैं, तो राजनीति भी बंद कर देते हैं। नहीं मैडम, सुनिए, मैं राजनीति में आया हूं कि मैं चाहता हूं कि अच्छे लोग आए, गलत बुराइयां घटे, और जिस तरीके से कैंसर को मारने के लिए अच्छे सेल की आवश्यकता होती है, वैसे इस गंदी राजनीति को मारने के लिए ममता बनर्जी जैसी अच्छी सेल की जरूरत है, जो हर धर्म का सम्मान कर सके और अच्छी बात। तो यानी आप केरला स्टोरी को अपोज करके 2024 का एजेंडा सेट कर रहे हैं, कम से कम ये तो आपने मान लिया शलभमणि त्रिपाठी जी। अब ये बात आ गई सामने कि ये मोदी वर्सेस ममता करने के चक्कर में केरला स्टोरी को बैन किया गया है। सीधा साधा उनके ही अपनी आवाज में आपने सुन लिया। बड़ा सुंदर क्लाइमेक्स। देखिए, ये बड़ा स्पष्ट है नाविका जी, एक हकीकत को देखना नहीं चाहते, एक सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। किसको नहीं पता? मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, मानो भाई, अरे बोलने दीजिए। नाविका जी शांत कराइए, नाविका जी शांत कराइए। मैं तो कह रहा हूँ यूट्यूब पे जाकर देख लीजिए, यूट्यूब पे जाकर देख लीजिए, तमाम जिस प्लेटफॉर्म पे आप विश्वास करते हो। नाविका जी मेरा समय मानव जी ब्रेक लगाइए, थोड़ा सुनिए फिर सुनाइए। मेरी भी इल्तिजा सुन लीजिए। नहीं, आप बोल चुके, अब आपको काउंटर करना है तो शलभमणि त्रिपाठी जी के बाद आपके पास आऊंगी टिप्पणी के लिए। अभी शलभमणि त्रिपाठी जी बोलना शुरू कर चुके हैं, सुन लीजिए। नहीं बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है जब भी आप आवाज दबाने की कोशिश करते हैं, आप सच से डरते हैं। आपको लगता है कि आपका जो सच है वो सामने आएगा, लोग आपको तू करेंगे, इसलिए बोलने दीजिए। मैं तो आपको कभी नहीं टोकता ना, आपको जितना झूठ बोलना है झूठ बोलते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपको एक हकीकत से डर क्यों लग रहा है? आप आईएसआईएस के प्रवक्ता बनकर क्यों बैठे हुए हैं? आप आईएसआईएस के प्रवक्ता क्यों हो गए? आप टीएमसी के प्रवक्ता अच्छे लगते हैं, आप समझदार व्यक्ति लगते हैं, आप टीएमसी प्रवक्ता लिख के आता है, अच्छा लगता है, लेकिन आप आईएसआईएस के प्रवक्ता बनकर क्यों बैठे हैं? कम से कम आईएसआईएस के प्रवक्ता मत बनिए। और ये किसको नहीं पता कि केरला के आप फिर टोक रहे, देखिए आप जितना टोक रहे देश आपको जानता है, आप जितना टोकेंगे देश आपके बारे में जानेगा कि आप कितना बौखलाए हुए हैं, और आप रोक नहीं पाएंगे। ये फिल्म लोग देख रहे हैं, फिल्म को लोगों ने देखा है, पसंद किया है, लोग सच्चाई देख रहे हैं। आप जो टीएमसी के प्रवक्ता नहीं कराते हैं, मैं नाविका जी से अनुरोध करूंगा, नाविका जी आपके नाम के आगे प्रवक्ता आईएसआईएस भी लिख दें, शायद आप ये ऑप्शन होंगे, आपको वोट मिलेगा, क्योंकि आपका मतलब वोटों से है, आपका मतलब बहनों से नहीं है, चाहे वो हिंदू बहनें हो, चाहे क्रिश्चियन
पहने हो, मानव जी, चाहे वो मानव सिख जी, पहने हो। मानव जी, मानव जी, थोड़ा सा धीरज बनाए रखें। वारिस पठान जी के पास जा रही हूँ क्योंकि आप बीच में चुप ही नहीं हो रहे। मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात तो पूरी होने बिल्कुल। दीजिए। अच्छा, आप अपनी बात नाविका जी, खत्म मेरी कीजिए। बात तो पूरी होने अब दीजिए। बात खत्म देखिए, कीजिए। आप जब मुझे सब टोकते आप रोकती नहीं है और मैं अपनी बात कहने पर जब इनकी सच्चाई सामने आती सब बौखलाते हैं। मैं कह रहा हूँ ये प्रवक्ता टीएमसी, प्रवक्ता एआईएमआईएम अच्छा लगता है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी अच्छा लगता है, लेकिन आईएसआईएस के प्रवक्ता बनकर क्यों बैठे हैं आप लोग जो बहनों के साथ इस तरह का अत्याचार कर रहे हैं? और बात सिर्फ हिंदू बहनों की नहीं है, मैं तो कहता हूँ जिस प्लेटफॉर्म पे आप विश्वास करते हो, देखिए फिर बोल रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे आप विश्वास करते हो जाके केवल आईएसआईएस की करतूत देखिए। वो लड़कियों को किस तरह से मंडी लगाते हैं, महिलाओं को किस तरह से अपमानित करते हैं, महिलाओं को 2-2 दिनार 3-3 दिनार में बेचने की बात करते हैं, 200 रुपए में बेचने की बात करते हैं। उस आईएसआईएस का प्रवक्ता बनते आपको शर्म नहीं आती? आपको लगता नहीं कि आप किस घटिया संगठन के प्रवक्ता बन के इतने बड़े चैनल में बैठे हुए हैं? आपको आप घर में क्या मुंह लेके जाएंगे? क्या आप उस आईएसआईएस को डिफेंड कर रहे हैं जो महिलाओं के साथ अत्याचार करता है, उनको मंडियों में बेचता है, उनके साथ बलात्कार करता है, उनके सिर में गोली मारता है? उस आईएसआईएस को डिफेंड करते हुए आप अपने घर में किस मुंह को लेकर जाएंगे? अपनी माताओं बहनों के सामने क्या मुंह लेकर जाएंगे? ये फिल्म आईएसआईएस के खिलाफ है, किसी तबके के खिलाफ नहीं है, लेकिन आपको लगता है मानव कि आपके जायसवाल वोट जवाब बैंक के दीजिए। खिलाफ है। मानव जायसवाल आपको 30 शर्म नहीं सेकंड है? जवाब दीजिए। जवाब दे दूं? मैडम, ये जिस तरीके से बातें कर रहे हैं ना, आईसीस वाइसिस की बातें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कोई भाजपा इतनी कमजोर हो गई है कि मैं आईसीस का प्रवक्ता बनकर बैठा हूं, मुझे जेल नहीं डाल पा रहे। अरे डाल दीजिए जेल, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो एक बेटी तो अफगानिस्तान में फंसी है, उसको ले आइए ना, उसको लाइए ना देश में। अरे 56 इंच का सीना है, इतना बड़ा पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो एक बेटी को अपना नहीं पा रहे हैं। ये तो चरम हमारा जो विरोध है, ये जिस तरीके से आप हिंदू मुस्लिम और इस समुदाय की राजनीति जो कर रहे हैं, और संकीर्ण से हो, वोट बैंक की जो राजनीति हो वो कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं। हम देश में अमन शांति वोट चाहते बैंक की हैं। राजनीति, वोट बैंक की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो नहीं कर रहा, तो कम से कम हाई मॉरल ग्राउंड तो मत लीजिए मानव जायसवाल जी। वारिस पठान जी, वारिस पठान जी, मेरा सवाल आपसे है और जनता भी पूछ रही है सवाल। अरविंद गुप्ता का ग्वालियर से सवाल है, ममता एक महिला होकर भी राजनीति के लिए बेटियों को भी वोट बैंक के नजरिए से क्यों देख रही हैं? एक तो ये सवाल पूछा जा रहा है। संजय मिश्रा भदोही से पूछ रहे हैं सवाल, हिंदू भावनाओं को आहत करने वाली फिल्में आई हैं, उनको ममता बनर्जी ने बैन क्यों नहीं किया? इसे तुष्टीकरण क्यों ना माना जाए? वारिस पठान जी, क्या ये जायज सवाल नहीं है? चलिए, महिलाओं की आपने बात की नविका जी, मैं बताना चाहूँगा शलभमणि त्रिपाठी यहाँ बैठे हुए हैं, उनके बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फाइनेंसर कॉन्टेक्ट वाले होंगे, आपके भी बड़े से बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर कॉन्टेक्ट वाले होंगे। तो महिला के ऊपर एक फिल्म बनाते हैं और उसको रिलीज करेंगे फैक्ट दिखा के इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन, और उस फिल्म का नाम रखेंगे बिल्किस बानो रियल स्टोरी गुजरात प्रोग्राम 2002। उसमें सत्य दिखाएंगे क्या हुआ था उनके साथ, उनके परिवार वालों के साथ गुजरात में, भैया आप प्रोड्यूसर हैं, आप डायरेक्टर हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास पॉलिटिक्स है, बनाइए फिल्म। मैं तो फिल्म बनाने के बिजनेस में नहीं हूँ, उसके ऊपर मैं तो पत्रकारिता के बिजनेस में हूँ। लीगल एडवाइस फ्री में दूंगा, मैं लीगल एडवाइस पिक्चर के लिए फ्री में दूंगा। और एक पिक्चर बनाएंगे अपन वुमन के ऊपर, हाथरस की बेटी के ऊपर बनाएंगे, हाथरस की बेटी बराबर बनाएंगे फिल्म। मैं लीगल एडवाइस नविका जी फ्री में दूंगा। है ताकत बनाने की आप में, किसको देंगे? दिखाइए आप तो मुंबई में रहते हैं, दिखाइए कि किस तरह बलात्कारियों को सपोर्ट आप किया जाता है। मुंबई में रहते हैं, बुलाइए किसी को भी जो फिल्में बनाता है, उन्हें अपना आइडिया दीजिए, स्क्रिप्ट लिखिए, स्क्रिप्ट राइटर बन जाइए, लीगल एडवाइजर बन जाइए। आप मुंबई में रहते हैं, किसी को भी बुलाकर दे दीजिए। सुब्राष्ट्रा जी, ये क्या तर्क हुआ? मुझे डरा रहे हैं कि मैं ऐसा फिल्म बनाऊंगा। कौन रोक रहा है इन्हें बनाने से? फिल्म बनाएं, चलाएं। चलिए रियलिटी बताइए। वारिस पठान आपके साथ खड़ा रहेगा कंधे से कंधा मिलाकर। अरे रियलिटी दिखाने की हिम्मत है, दिखाओ ना, हाथरस की बेटी पे दिखाओ भैया, बनाओ और चलाओ। रियलिटी क्या है कि बताओ बीजेपी का। सुब्राष्ट्रा जी जवाब। वारिस जी चुप हो तब तो बोलूं। बड़े बड़े प्रोड्यूसर नहीं, आज बहुत उत्तेजित है मानव जी, वारिस जी, भदौरिया जी, सब उत्तेजित हैं। आप बोलिए, नहीं तो आवाज डूब जाएगी। अरे सच सुनने की मैं ये कह रही हूँ नाविका जी कि इस देश में पद्मावत, अरे वारिस भाई सुनिए तो, मौका दे दीजिए। इस देश में पद्मावत भी बैन हुई थी, मुझे तो मौका दे दीजिए। इस देश में पद्मावत भी बैन होने की कगार पर थी, काफी प्रोटेस्ट हुए थे
और हमारे जैसे लोग उस बैन को भी गलत ठहरा रहे थे। तो आप ये जो हवाला दे रहे हैं और ये जो हूल दे रहे हैं ना कि फलाना स्टोरी बनाइए, उस पे फलाना फिल्म बना दीजिए, आप बनाइए तो हम सब प्रमोट कर देंगे उस फिल्म को, लेकिन बिना बनाए ये किसी को डराइए धमकाइए नहीं। और ये झूठे वादे मत कीजिए कि मैं लीगल एडवाइस नहीं दूंगा। या बिना देखे वर्डिक्ट दे देना ये सही नहीं है। अनुराग भदौरिया जी तो मुंबई में रहते हैं। हाँ बिल्कुल, मुंबई में किसी भी प्रोड्यूसर जो आपके दोस्त हैं बुलाइए, फिल्म बनाइए, हम उसको डिबेट कर देंगे, एकदम परिचर्चा कर देंगे उस पर। मैं सच्चाई दिखाऊंगा, दिखाइए, ठीक है ना, हम आपके साथ हैं। अनुराग भदौरिया जी, ये डराने धमकाने का मसला है या ये इस वक्त बात हो रही है केरला स्टोरी से, आप क्यों घबरा रहे हैं? आपको फिल्म बनानी है मुद्दे, किसी और मुद्दे पर, बिल्किस बानो पे तो बनाइए, कौन रोक रहा है? अनुराग भदौरिया आईएसआई के खिलाफ सुन कहां सकते? नाविका जी सरकार किसकी है देश में? फिल्म में आईएस तो मैं पूछना चाहता हूं, सरकार किसकी है देश में? जनता की चुनी हुई सरकार है किस भाई साहब, जनता की चुनी हुई सरकार है ना? है। जनता, अच्छा जनता की चुनी हुई सरकार है ना, तो जनता की चुनी हुई सरकार क्या जिम्मेदारी नहीं लेती है? अगर ये घटना केरला में हो रही है तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? तो चलिए मैं आपसे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट पूछती क्या हूं। कर रहा है सरकार का? मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या? सुनिए ना, मेरी बात पूरी होने दीजिए। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेलियर है, इसके मतलब केंद्र की? अनुराग तो क्या भदौरिया ये पता नहीं लगा? मुझे लगता है आप आज सुबह पैदा हुए हैं, आज आप सुबह पैदा हुए हैं, क्योंकि ये बात केरला के चीफ मिनिस्टर अच्युतानंदन जी कह चुके हैं, ये उमन चांडी जी कह चुके हैं, केरला का हाई कोर्ट कह चुका है, और ये बात केरला पुलिस की रिपोर्ट में है। आपने आज पहली बार सुना? अनुराग भदौरिया जी कहाँ रहते हैं? ठीक है ना, अब मेरी बात सुन तो लीजिए। अरे बात तो सुनिए नाविका जी, एजेंडा मत चलाइए, मुझे बात पूरी करने दीजिए। मैं कह रहा हूं सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी होती है कि दूसरी सरकारों पे दोषारोपण करना। देखिए आपकी सरकार में ऐसा हो रहा है, मतलब केंद्र सरकार का कोई मतलब नहीं है। आप जब चुनाव लड़ते हो तो पूरे हिंदुस्तान की बात करते हो। मैं हिंदुस्तान में आऊंगा तो यहाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात होगी, बेटियों को आगे बढ़ाने की बात होगी, बेटियों को हम हिंदुस्तान के माने एक ऊंचे स्तर पर लेके जाएंगे। आज जब इस तरह की घटना होती है तो आप उसमें राजनीति करने लगते हो। ये राजनीति का वक्त है, ये आपके लिए शर्म की बात है कि आपकी सरकार में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है तो आपको चिंतित होना चाहिए और बोलना चाहिए मैं इसके लिए, अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है तो मेरा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेलियर हो रहा है, मैं रोक नहीं पा रहा हूं। तब आप क्या करते हो? केरला को अलग बात करते हो, पश्चिम बंगाल को अलग बात करते हो, बिहार से अलग बात करते हो, राजस्थान अलग हो जाता है, गुजरात अलग हो जाता है। मानव जायसवाल जी, आपसे बहुत सवाल आ रहे हैं और राकेश कौशिक जी का करनाल से सवाल है। मेरा सवाल तृणमूल कांग्रेस से है कि बंगाल में चुनाव के बाद जो हिंसा हुई थी, अगर उस पर किसी निर्माता ने मूवी बना दी तब क्या करेंगे आप? और संजय कुमार का चूरू राजस्थान से सवाल है, आज जो लोग बिना देखे ही केरल स्टोरी का विरोध कर रहे हैं, ये क्यों ना माने कि बहन बेटियों के मुद्दे पर वो संवेदनशील नहीं है और उसको इधर उधर कर रहे हैं? बरखा सिंह का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से भी सवाल है, द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी में विपक्ष के नेता मुस्लिम समुदाय का झंडा क्यों उठाते हैं? ये फिल्में तो आतंकियों के खिलाफ हैं। ये सवाल जनता पूछ रही है। संतोष कुमार गुप्ता भी यही पूछ रहे हैं लखनऊ से, कह रहे हैं द केरला स्टोरी को देश के 1-2 राज्यों में बैन कर देने से क्या होगा? लोग ऑनलाइन फिल्म देख लेंगे, बैन करने से क्या फर्क पड़ेगा? तो आप किस चीज को डिफेंड कर रहे हैं मानव जायसवाल जी? पहले तो आपके जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं। ममता बनर्जी ममत्व का निर्वाह करते हुए उन्होंने पूरे बंगाल को संजोया है, और आपको पता होना चाहिए और आपको शायद देश को बताना चाहिए कि महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित प्रांत अगर कोई है पूरे देश में तो वो बंगाल है। ये सिद्ध हो गया। पहली और दूसरी बात, एक लौती महिला मुख्यमंत्री है पूरे देश में। मानव जायसवाल जी, लेकिन कहीं थोड़ा सा याद करिए चुनाव के दौरान लड़कों का वहां क्या हाल हुआ, महिलाओं का क्या हाल हुआ, और ये मैटर कोर्ट में भी गया था और लोगों की टिप्पणियां हमने उन महिलाओं की दर्द भरी दास्तान रखी है जिन महिलाओं को उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने मार दिया गया, उनकी पत्नियों ने अपने पति को मरते हुए देखा। यह भी बंगाल में हुआ था, ट्राइबल लड़कियों के साथ हुआ। हर जगह इस तरह के आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। मानव जायसवाल जी, थोड़ा सा
थोड़ा सा अपने अंदर देखने की जरूरत है। जिस फिल्म को आपने देखा नहीं उस पर इतना बड़ा बैन, क्या यह सही है? यह सोचने की जरूरत है। द केरला स्टोरी से कोई असहमत हो सकता है, जरूर हो सकता है, किसी को अच्छी लग सकती है, किसी को बुरी लग सकती है, ये लोगों की अपनी अपनी मर्जी है। लेकिन फिल्म को महज प्रोपेगेंडा कहकर पूरी तरह खारिज कर देना आईसिस की साजिश पर पर्दा डालना नहीं है क्या? गैर मुस्लिम लड़कियों को ब्रेन वॉश कर कन्वर्ट कराने की घटनाएं सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया में हुई हैं और ये एक फैक्ट है। आईसिस के सेक्स स्लेव्स या आईसिस की ब्राइड्स पर दुनिया भर में बड़ी बहस जारी है। ऐसे में इस संवेदनशील मुद्दे को अगर बीजेपी का एजेंडा बताने की कोशिश होती है तो ये क्या ट्रैप में फंसी लड़कियों के साथ न्याय होगा? ये मैं आपसे पूछती हूं दर्शकों, क्या हमें अपनी लड़कियों को इस तरह की वारदातों में सावधान करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो एक फिल्म के जरिए ही हो? ये सवाल है और ये सवाल क्यों विपक्ष को इतना डरा देता है, इतना घबरा देता है, ये सोचने का मुद्दा है। आज बस इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।